हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इन सभी क्लासों में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से आपके मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहला चैप्टर यहाँ पे आपका है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका रासायनिक स्नाम। तीसरा चैप्टर है आपका प्रावस्था साम्यावस्था। इसी प्रकार आपका फोर्थ चैप्टर है यहाँ पे गैसों के गति सिद्धांत। पांचवा चैप्टर है आपका द्रव अवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका उप संयोजन रसायन। और इसके बाद दो चैप्टर और हैं आपकी उप संयोजी रसायन के सिद्धांत और अकार्बनिक स्पेक्ट्रमिकी एवं चुंबकत्व। तो इन चैप्टर से हम आपके ऑब्जेक्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन सारे कराने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर वाइज में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बड़े ध्यान से इन्हें पढ़िए और नोट करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एकल पद अपक्रिया 2a प्लस बी इक्वल टू a2 + b के लिए निम्न व्यंजक सही क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी dx/dt इज इक्वल के a²b, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया ए बी में यदि ए प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल ए है और बी का सांद्रण टी समय पश्चात यदि बी का सांद्रण एक्स हो तो निम्न व्यंजक क्या हो। तो इसका व्यंजक हमें सीधा डायरेक्ट पूछ लिया है प्रथम कोटि की अपक्रिया का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के इक्वल 1/t log a/a-x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता की इकाई पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान अभिकारकों की सांद्रता की इकाई पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। सांद्रता की इकाई की अनुक्रमानुपाती होता है, सांद्रता की इकाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रता की इकाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है या सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सांद्रता की इकाई पर निर्भर ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के निश्चित प्रभाज के पूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं कि ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर ये निर्भर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया दर निम्न में किस पर निर्भर करती है, तो ये पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन निम्न अपक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, ये पूछा है कि रेडियो एक्टिव विघटन किस अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर के a⁴n1, ठीक है, और b⁴n2 हो तो अपक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसको ऐड करेंगे, इनकी पावर को क्या हो जाएगा n1 + n2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो चलिए इनको भी, इनसे क्वेश्चन एक हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर सारे क्वेश्चन थे, इनको नोट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि यहाँ पे प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, इससे देखो यहाँ से ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है यहाँ पे
और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक 1 और यहाँ पर एक 1, इन दो को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, यानी ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पहले से ही 2 दिया है, तो ये भी द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले से ही 2 दिया है, तो ये क्या है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाती हैं। इनका एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो यानी ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ प्रकार से नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि द्वितीय कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ पे पूछ लिया गया। इसी प्रकार से आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया इकाई भी पूछ सकता है। इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, सारे अभी डिस्कस करेंगे इनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका लीटर प्रति मोल प्रति इनवर्स, यानी प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स समय इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर प्रति मोल इंटू समय, ठीक है। तो ये ऊपर आया तो इनवर्स में हो गया, लीटर मोल इनवर्स प्रति समय इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि द्वितीय कोटि अपक्रिया की अर्धायु होती है। तो द्वितीय कोटि अपक्रिया की अर्धायु यहाँ पे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया की सांद्रण की इकाई m गुनी कर दी जाए तो वेग स्थिरांक का मान पूर्ण मान का हो जाएगा। पूर्ण मान जो है उसका कितना हो जाएगा, तो ये पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/m गुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि एक अभिकारक यदि आधिक्य में उपस्थित हो तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाती है। शून्य कोटि की अपक्रिया या प्रथम कोटि की अपक्रिया या तृतीय कोटि की अपक्रिया या उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम कोटि की अपक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहाँ पे कि अभिक्रिया H2G प्लस Br2 यानी ब्रोमीन G टेल्स 2 यानी इक्वल टू इसे कह सकते हैं 2SBr के लिए dx/dt के H2 और Br2 की होल पावर 1/2 होने पर निम्नलिखित कथन सत्य। अपक्रिया द्वितीय कोटि अपक्रिया है, अपक्रिया की आणविकता 3/2 है, या वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है, या अपक्रिया की आणविकता 2 है। तो इनमें सारे ऑप्शन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि अपक्रिया की आणविकता 2 है, ठीक है। तो अपक्रिया की आणविकता इसमें कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। चलिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था ऊपर, ये सेम था ऑप्शन, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है H2Cl2, पर यहाँ पे देखो इसकी क्रिया, इसके जब इस प्रकार से किसी की उपस्थिति में यहाँ पे क्रिया होती है तो वो तृतीय शून्य कोटि की अपक्रिया मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ का 1 जोड़ेंगे तो ये क्या, तृतीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है द्वितीय कोटि अपक्रिया कौन सी है, तो ये आपकी तृतीय कोटि की अपक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, बचा है ये वाला। तो ये कौन सी क्रिया होगी, जब इस प्रकार से किसी को उपस्थिति में कोई क्रिया होती है तो वो शून्य कोटि की अपक्रिया मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, इस तरह की इकाई पूछ लिया जाता है, ठीक है। शून्य कोटि की अपक्रिया यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु कितनी होती है। तो अर्ध आयु यहाँ पे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का डायरेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक, प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक सांद्रता की अनुक्रमानुपाती। चलिए 17 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से शून्य कोटि अपक्रिया कौन सी है? तो शून्य कोटि की अपक्रिया यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने अभी आपको बताया था कि ये कौन सी हो जाएगी, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया था, अब जस्ट पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जब किसी की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ये आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वाली देखेंगे तो ये आपकी द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आपकी द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, यहाँ पे कहा रहा है कि ताप बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो अपक्रिया की दर है बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कारण पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कह रहा है कि ताप बढ़ने पर अपक्रिया दर बढ़ती है, क्योंकि क्यों बढ़ती है, तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो सक्रियत अणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अधिकांश अपक्रियाओं के वेग स्थिरांक का मान हो जाता है। तो कितना, 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या फिर 2 गुना या 3 गुना, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 गुना या 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या तो 3 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अर्हेनियस समीकरण के अनुसार किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक के होता है। तो यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ पे पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका के इक्वल ए डॉट ई की पावर स्मॉल ई की पावर कैपिटल ई ए आर टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि अपक्रिया की सांद्रण को 2 गुना करने पर अपक्रिया की अर्ध आयु 2 गुनी हो जाती है। तो अपक्रिया की कोटि पूछ लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकारक का सांद्रण 2 गुना करने पर अपक्रिया की अर्धायु आधी हो जाती है। तो अपक्रिया की कोटि ये तो पूछा है। ठीक है, तो इसकी कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अपकारक के सांद्रण को 2 गुना करने पर अपक्रिया की अर्धायु आधी हो जाती है। तो अपक्रिया की कोटि पूछ लिया जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्रिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल उत्पाद कोई बनता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में गति नियम का पालन करती है। तो दर इतना है, दर इतना दिया है के इक्वल ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 और सी की पावर है -1/2। तो अपक्रिया की समग्र कोटि पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय अणुओं की ऊर्जाओं के अंतर को क्या कहते हैं। सक्रिय एवं निष्क्रिय अणुओं की ऊर्जाओं को अंतर को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछ ली गई। तो यहाँ पे प्रथम कोटि की अपक्रिया भी पूछ लिया गया, शून्य कोटि की अपक्रिया भी और द्वितीय कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक पूछ लिया गया। तो इनको याद रखिए, इनका क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समय इनवर्स। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, यानी टाइम इनवर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। कह रहा है कि अणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो अणु की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो देहली ऊर्जा। क्या, देहली ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु काल 5 घंटे है। तो 87.5% अपक्रिया के लिए कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 आवर। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।